डियर स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश स्वामी। आज हम सब चर्चा करेंगे क्लास 10th के साइंस लेसन फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा, वीडियो में आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए अपन लेसन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल ये सब प्रचुर मात्रा में हो तो ऐसे भोजन को अपन संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए अनेक प्रकार से लाभदायक होता है। तो अगला क्वेश्चन आता है, संतुलित भोजन से क्या क्या लाभ होते हैं? संतुलित भोजन से अनेक लाभ होते हैं। उनमें से प्रमुख है, ये हमारे शरीर को मजबूत करता है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, अर्थात रोग से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है, दिमाग तेज करना। यदि आप संतुलित भोजन करेंगे तो अच्छे मार्क्स ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो अतः आज से ही संतुलित भोजन का सेवन करें। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण किसे कहते हैं? अर्थात इसे अपन असंतुलित भोजन के रूप में भी देख सकते हैं। आप लोग साइड में कुछ लोगों के फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये सब कुपोषण के शिकार है। अर्थात कुपोषण कहते किसे हैं? जब लंबे समय तक पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। अब यहाँ पे प्रोटीन की कमी होगी तो उसे अपन प्रोटीन कुपोषण कहेंगे, विटामिन की कमी होगी तो उसे विटामिन कुपोषण कहेंगे, और खनिज की कमी होगी तो उसे खनिज कुपोषण कहेंगे। तो अपन अब सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन कुपोषण के बारे में। विटामिन कुपोषण कहते किसे? जब हमारे पोषण में लंबे समय तक विटामिन की कमी हो तो उसे अपन विटामिन कुपोषण कहेंगे। विटामिन कुपोषण से अनेक रोग भी होते हैं। तो किन किन विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है ये देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसके लक्षण कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देंगे। तो इसको याद करने के लिए आप ए फॉर आँख कर सकते हैं, और आँख से संबंधित ही रोग है। और आँख में क्या हो जाते हैं? रात को अंधे, तो रात को अंधे तो रतौंधी इसी से भी बन जाता है। तो आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब विटामिन B1 जिसे थायमिन भी कहा जाता है, बी फॉर बेरी बेरी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसमें हृदय धड़कन कम हो जाती है, पेशियाँ और तंत्रिकाएँ कमज़ोर हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं पहुंचने में दिक्कत होती है। फिर विटामिन B2 जिसे अपन राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, जिससे राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। इसमें मुख के किनारे और होठ की त्वचा फटने लगती है और स्मृति में कमी आने लगती है। इसको याद करने के लिए अपन B2 से अपन B2 नाम का लड़का याद करते हैं, जिसकी याददाश्त में कमी हो गई, जिससे वो क्या हो गया? 9वीं में फेल हो गया। अब क्या उठाएगा? बोरा ही तो उठाएगा। तो आप राइबोफ्लेविन को उल्टा करके पढ़े तो B2 9वीं में फेल हो गया, बोरा उठा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्मृति में कमी हो गई थी। इस प्रकार अपन रोग, विटामिन और लक्षण साथ में याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है विटामिन B3 जिसे अपन नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, जिसमें जीभ और त्वचा पर पपड़ियाँ जमने लगती हैं। इसे याद करने के लिए मारवाड़ी में भी याद कर सकते हैं। अपन पूछते हैं ना, अपन ये किसी लड़के को जब वो कुछ नया काम करता है तो अपन पूछते हैं, ये नया सीन कद्दे गए रे? तो वो कहता है, ये तो पहले गई है रे। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं, ये नया सीन पहले गई है। अर्थात ये नए सीन कौन से हैं? कि जीभ और त्वचा पर पपड़ियाँ। तो जब आपकी जीभ और त्वचा पर पपड़ियाँ जमने लगती है तो वो कहेंगे ना आपसे कि नया सीन कद्दे गए रे, तो आप कह सकते हो तो पहले गई है रे। अब अपन विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। इसकी कमी से स्क्रवी नामक रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते जम जाते हैं। इसको याद करने के लिए अपन एस को यदि 2 भागों में बांट दिया जाए, बीच में से काट दिया जाए,
तो वो सी ही बनता है। इससे अपन याद कर सकते हैं एस्कोबिक, अर्थात एस आधे को अपन ने बेच दिया तो पीछे अपन के पास सी बचा, तो इससे स्कर्वी नामक रोग होता है। और बेच दिया, काटा तो मसूड़ों से खून आ गया। अब विटामिन डी के बारे में बात करते हैं, जिसे कैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसमें पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं या फिर दूर दूर चले जाते हैं। इसको आप विटामिन सी और डी को आपस में से क्रॉस याद कर सकते हैं। जैसे सी फॉर क्रिकेट्स होता है तो क्रिकेट से रिकेट्स डी में चला जाएगा, और डी फॉर डिस्कवरी होता है तो डिस्कवरी से स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात एक और ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो। जैसे आप कल से फिर रहे हो, बार बार फिरोगे तो जैसे बार बार फिरोगे तो लोग आप क्या कहेंगे, कई तो सटकेड़ी है। तो रिकेट्स को आप उल्टा याद करो तो सटकेरी, सटकेड़ी रो, तो सटकेड़ी है, इसीलिए आप बार बार फिर रहे हो। फिरने से आपकी क्या हो गई, पैरों की हड्डियाँ मुड़ गई और घुटने पास पास आ गए। तो ये सारे विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण थे। अब अपन अगला कुपोषण पढ़ते हैं। उससे पहले स्कर्वी के बारे में देखिए। मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी से आप चित्र में देख ही पा रहे हैं। उसके बाद रिकेट्स डी की कमी से होता है। घुटने देखो, पहले बच्चे के पास पास में आए हुए हैं और तीसरे बच्चे के दूर दूर गए हुए हैं, तो ये कंडीशन रहती है रिकेट्स में। अब अपन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है, विटामिन ए और विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होते हैं। मैंने तो आपको बता दिया, अब आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को रोकिए और कमेंट कीजिए। अब अपन आगे के बारे में चर्चा करते हैं। आगे आता है प्रोटीन कुपोषण। तो सबसे पहले प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, तो जब हमारे पोषण में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसे अपन प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। अब प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वासी-ओरकोर। कौन सा रोग होता है, क्वासी-ओरकोर। इसको याद रखने के लिए अपन बोलते हैं ना, खांसी और कर, तो ये वही है, कासी-ओरकर। ये प्रोटीन की कमी से होता है। लक्षण क्या है इसके, पेट फूलना, भूख कम लगना, चिड़चिड़ा होना, त्वचा सूखी काली धब्बेदार होकर फटना। ये दूसरा और तीसरा तो ज़्यादातर बच्चों में देखा ही जाता है, भूख कम लगना और चिड़चिड़ा होना। तो क्वासी-ओरकर प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें क्वासी-ओरकर में आप पहले बच्चे की फ़ोटो देख सकते हो। ये स्थिति होती है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है, पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इस फ़ोटो को खींचने के लिए फ़ोटोग्राफ़र ने बच्चे को सीधा बैठने के लिए कहा था, लेकिन वो इतना चिड़चिड़ा है कि फ़ोटो भी सीधी नहीं खींचवाई। तो आप देख सकते हैं कि बच्चा कितना चिड़चिड़ा हो जाता है इसमें। अब अपन प्रोटीन की कमी से तो क्वासी-ओरकर पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ यदि ऊर्जा की भी कमी हो जाए तो उससे मैरस्मस नामक रोग होता है। इसमें शरीर दुर्बल हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती है, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये था प्रोटीन कुपोषण। अब अपन चर्चा करेंगे खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण क्या क्या स्रोत होते हैं, इन खनिजों के क्या क्या कार्य होते हैं, और कुछ खनिजों से इम्पोर्टेंट जो होने वाले रोग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले अपन पढ़ेंगे सोडियम और पोटेशियम के बारे में। सोडियम तथा पोटेशियम ये सब स्रोत, अर्थात सोडियम और पोटेशियम हमें किन किन पदार्थों से प्राप्त होते हैं, तो ये हैं। सोडियम और पोटेशियम हमें मछली, मांस, अंडे, दूध, नमक, इन सब चीज़ों से सोडियम तथा पोटेशियम हमें प्राप्त होता है। सोडियम और पोटेशियम के कार्य क्या क्या है, ये हमारे मांसपेशी संकुचन में सहायता करते हैं, तंत्रिका आवेग संचरण में सहायता करते हैं और शरीर का विद्युत अपघटन। यदि ये नहीं होंगे तो अपन के शरीर में जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, मांसपेशियां संकुचित होती है, इनमें विलंब होगा और हमारा शरीर अच्छी तरह से कार्य नहीं करता। अब अपन कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। कैल्शियम हमें दूध, अंडे, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। कैल्शियम क्या कार्य करता है, यह विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती है, होनी है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य भी यही है, यह हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। यदि इसी की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमज़ोर होनी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध और हरी सब्जियों का सेवन कीजिए। अब अपन देखते हैं फास्फोरस।
फास्फोरस भी हमें दूध, हरी सब्जियां, यकृत और वृक्ष से प्राप्त होता है। कार्य क्या होता है? ये कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। तो आप लोग सोडियम तथा पोटेशियम को साथ याद कर सकते हैं और कैल्शियम और फास्फोरस को याद कर सकते हैं, क्योंकि इन दो के जोड़े में सेम कार्य करते हैं और स्रोत भी लगभग एक ही है। अब अपन बात करते हैं लौह तत्व की। लौह तत्व किन से प्राप्त होता है? यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, सब्जियों से। कार्य क्या क्या करता है? ये कार्य हीमोग्लोबिन निर्माण का करते हैं, ऊतक के ऑक्सीकरण का करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे एनीमिया या फिर रक्तहीनता नामक रोग होता है। इसमें रक्त की कमी हो जाती है और चेहरा पीला पड़ जाता है। आप कुछ स्रोत की फ़ोटोज़ भी देख रहे हो, तो ये भी, इनसे भी लौह तत्व प्राप्त होता है। अब अपन लास्ट और फाइनल देखते हैं खनिज तत्व में आयोडीन। आयोडीन के स्रोत नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों की सब्जियां हैं। इसका कार्य थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण करना है। आयोडीन की कमी से गलगंड या फिर घेंगा नामक रोग होता है, जिससे गला फूल जाता है। अर्थात हमें नमक प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो ये सारे के सारे थे खनिज कुपोषण। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। लौह तत्व व आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और त्वचा धब्बेदार होकर फटने लगती है? तो कमेंट कीजिए जल्दी से आंसर। मैं तो ठहरा अनपढ़, आप एकदम पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। अब अपन नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है पेयजल। तो आप कहेंगे गुरुजी हो तो पीने वालों जल है, पीने वालों पानी है। हाँ, ये वही है पेयजल। अर्थात पेयजल किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पीने योग्य जल को ही पेयजल कहते हैं। तो पेयजल के क्या क्या गुण होते हैं? पेयजल कैसा होना चाहिए? अर्थात आपका जो पीने वाला पानी है वो कैसा होना चाहिए, ये देखिए। पहला, पेयजल में आँख से दिखने वाले कण और वनस्पति ना हो। आँख से दिखने वाले छोटे छोटे कण ना हो। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे से जुड़ी पत्तियाँ वगैरह कुछ वगैरह ना हो, तो आप इसका ध्यान रखिए। दूसरा, पानी में हानिकारक सूक्ष्म जीव ना हो। तो आप कहेंगे गुरुजी छोटा छोटा जीव है, आँखें की अधिक सी मन है, तो आप पानी को गर्म करके उसका सेवन कर सकते हैं। गुरुजी सर्दी में तो पानी था तो पी ले, वहाँ गर्मियों में क्या पी से यहाँ, तो आप गर्मी में पानी को गर्म करके उसका ठंडा करके फिर आप उसका सेवन कर सकते हो। तीसरा, पानी का पीएच सही हो। इसका अर्थात पानी ना तो ज़्यादा अम्लीय हो ना ज़्यादा क्षारीय हो। पीएच के बारे में अपन आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे। तो अगला है, पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन घुली हो। आप लोग पानी का सूत्र जानते ही हैं, H2O, अर्थात पानी में जो ऑक्सीजन है उसकी भी पर्याप्त मात्रा होनी ज़रूरी है। पानी का रंग, गंध और स्वाद उचित हो। तो यही सारी योग्यताएं पेयजल में होनी चाहिए, वहीं पीने योग्य जल कहलाता है। आप इसका ध्यान रखिए। आगे अपन देखते हैं पेयजल से क्या क्या लाभ होते हैं। पेयजल हमारे शरीर को चुस्त और ऊर्जावान बनाए रखता है, अर्थात हमें एनर्जेटिक रखता है कोई भी कार्य करने के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। पेयजल से पथरी का खतरा टला रहता है। पेयजल से रेशों की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है, हम एनर्जेटिक रहते हैं, थकान नहीं होती जल्दी से। पेयजल हमारे शरीर पर अनावश्यक चर्बी है उसे जमा नहीं होने देता, अर्थात हमें फिट रखता है। एलर्जी होने की आशंका कम रखता है। खाना है उसको पचाता अच्छी तरीके से, और सर्दी जुकाम से भी बचाव करते हैं। तो पेयजल के अनेक लाभ है। आप समय समय पर पेयजल का सेवन करते रहिए और स्वच्छ जल का ही सेवन कीजिए और उबाल कर कीजिए। क्वेश्चन आता है, एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितना गिलास जल पीना चाहिए? तो इसका आंसर है 8 से 10 गिलास एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट, बाला या नारू रोग, इसकी फ़ोटो आप साइड में देख ही पा रहे हैं। ये एक कृमि से फैलता है जिसका नाम है ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि। ये फैलता कैसे है?
इस कृमि की जो मादा है वो दूषित जल में अंडे देती है और उसी जल के सेवन से ये हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे हमें बाला या नारू रोग होता है। इसमें ये रस्सी के समान धागेनुमा संरचना हमारे शरीर से ऐसे बाहर निकलती है। ये फिलहाल इसका कोई रोग ही नहीं है, क्योंकि नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों द्वारा 2000 में इसका लास्ट रोगी पाया गया था और सरकार की इस कार्यक्रम के द्वारा अभी फ़िलहाल कोई रोगी नहीं है। अच्छे प्रयासों द्वारा ये कार्य सफल हुआ। अतः अभी भी हमें इसे बचाव के लिए हमें गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। तो अभी भी आपको पहले भी कहा मैंने, पानी का उबाल कर ही सेवन करें। अब नया हेडिंग, नया क्वेश्चन, मोटापा किसे कहते हैं? जब अत्यधिक शारीरिक वसा हमारे शरीर पर इस सीमा तक इकट्ठी हो जाती है कि वह हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है, उसी स्थिति को अपन मोटापा कहते हैं। अर्थात अब मोटापे के अलग अलग कारण भी होते हैं। मोटापे से अनेक हानियाँ भी होती है, अनेक रोग भी होते हैं। तो मोटापे को एक बैड हैबिट में रखा गया है। तो अब अपन मोटापे के कारण देखते हैं। मोटापे के अनेक कारण हैं, जिनमें से मुख्य है ऊर्जा सेवन व ऊर्जा खपत में असंतुलन। आप खाने का तो अधिक सेवन करते हैं, लेकिन उससे जो अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी खपत नहीं करते, अर्थात कुछ कार्य वगैरह नहीं करते। इनमें असंतुलन होना मोटापे का सबसे ज़्यादा कारण है, मुख्य कारण है। अगला, अधिक वसायुक्त और जंक फूड का सेवन करना। कचौड़ी, समोसे, घी, तेल, इनका अधिक से अधिक सेवन करना भी मोटापे का कारण हो सकता है। कम व्यायाम करना तथा स्थिर जीवन यापन। आप व्यायाम कसरत नहीं करते हैं और सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। अर्थात बच्चों, हमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए और मोटापे से बचा रहना चाहिए। अब मोटापे के तो कारण ये थे। अब आप पूछोगे सर मोटापे से क्या हानि है? हम तो खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, ऐश करेंगे। मोटापे से अनेक बीमारियां आपको हो सकती है, जिनमें से मुख्य है हृदय रोग, मधुमेह, श्वास से संबंधित समस्याएं, कई प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं और अस्थि संधियार्थ। तो बच्चों, मोटापे से बचने के लिए घर पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए इसी के साथ। अब मोटापे से जुड़ा आप घर पे बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कि आप मोटापे के शिकार है या नहीं? तो इसको जांचने के लिए आपको शरीर भार सूचकांक की जानकारी होनी ज़रूरी है, जिसे BMI भी कहते हैं। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। शरीर भार सूचकांक हम मानव भार व लंबाई के वर्ग के अनुपात को कहते हैं। अर्थात शरीर भार सूचकांक प्राप्त करने के लिए आपको मानव भार जो कि किलोग्राम में तथा लंबाई जो कि मीटर में होनी आवश्यक है। शरीर भार सूचकांक प्राप्त करने के लिए आप अपना मानव भार, जैसे कि आप कितने किलोग्राम के हो, 60 kg के हो तो आप मानव भार ऊपर ही ऊपर 60 लिखा बट्टा लंबाई का स्क्वायर। लंबाई अगर आपको मीटर में पता है या फिर फुट में पता है, मीटर में पता है तो आप सीधी रख सकते हो, लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको फुट में पता है तो आप लोग जानकारी रखते हैं, 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है। तो उसका स्क्वायर करके आप अपने भार में उसका भाग दे दीजिए, तो आप अपना शरीर भार सूचकांक प्राप्त करेंगे। तो इसके अनुसार यदि आपका शरीर भार सूचकांक 18 से कम होता है, इसका मतलब आप कमज़ोर हैं। यदि शरीर भार सूचकांक का मान 18 से 25 के बीच में आता है, इसका मतलब आप में थोड़ा मोटापा है। यदि इसका मान 25 से 30 के मध्य आता है तो अर्थात आप मोटापे के शिकार है। यदि इसका मान 30 से अधिक आता है अर्थात आप में अत्यधिक मोटापा है। तो आप बच्चों जल्दी से इसका मान निकालिए और कमेंट बॉक्स में अपना अपना शरीर भार सूचकांक मुझे सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन अंतिम सिरे में। बाला या नारू रोग के रोगजनक कृमि का क्या नाम है? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना रे, ड्रैकन। याद है तो कमेंट कीजिए जल्दी से उसका आंसर। फिर BMI का पूरा नाम, ये तो अभी बताया मैंने,
आपको याद भी होगा, तो जल्दी से इन सभी का कमेंट कीजिए आंसर। यह था पार्ट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट का। पार्ट सेकेंड जल्दी आएगा। स्टे सेफ, स्टे होप। ओके, थैंक यू।